जादुई मछली की कहानी। एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह सुबह सुबह घर से नदी को ओर निकल जाता और वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ता था। शाम तक जितनी मछली पकड़ पाता उसे बेचकर जो पैसे मिलते उन पैसों से अपना घर चलाता था। आमदनी अधिक नहीं थी, क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियां फंसती तो कभी बहुत ही कम। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। इस पर भी वह संतुष्ट था और सुख चैन से अपना जीवन करता था। लेकिन उसकी पत्नी लालची थी। चाहे वह कितने ही पैसे घर लेकर आए, वह कभी खुश नहीं होती और उसे उलाहना दिया करती थी। मछुआरा ज्यादा मेहनत कर अधिक से अधिक पैसे कमाकर उसे खुश करने की हर कोशिश करता था, लेकिन कभी उसे खुश नहीं कर पाता था। एक सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन पत्नी के डर से वह जाल लेकर नदी चला गया। कुछ देर वह नदी में जाल डाले बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह खाली हाथ घर लौट आया। उसे खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तपता हुआ वह नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डाले रहने के बाद भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह निराश होकर लौटने का मन बनाने लगा कि तभी उसे जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। वह खुश हो गया कि शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहली बार देखी थी। वह उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड़ी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूं। मुझ पर दया करो। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने वापस नदी के पानी में छोड़ दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर खाली हाथ लौटा देख उत्पात मचा दिया। मछुआरे ने उसे किसी तरह शांत कर सुनहरी जादुई मछली की बात बताई। सारी बात जानकर उसकी पत्नी भड़क गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरी करने तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं। उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेजा और जादुई मछली से खाने पीने का सामान मांगकर लाने को कहा। मछुआरा नदी पर पहुंचा और किनारे खड़े होकर जोर से चिल्लाया, मछली रानी, मछली रानी, बाहर तो आओ। मेरी एक विनती सुन लो। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या बात है मछुआरे भाई, मुझे क्यों बुलाया। मछली बोली, मछली रानी, आज घर पर खाने का कुछ सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो। मछुआरा हाथ जोड़कर बोला, क्यों नहीं। मछली बोली, तुम अपने घर पहुंचो, वहां खाने का सामान पहुंच जाएगा। मछुआरे ने वापस घर की राह पकड़ ली। जब वह घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर खाने पीने की ढेर सारी चीजें रखी हुई है। उसने आवाज लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वे सारी चीजें दिखाई। उसकी पत्नी खुश हो गई। सारी चीजें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरा बैठा ही था कि पत्नी बोली, तुम भी क्या बस खाने पीने की चीजें ही मांग कर लाए। सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण भी तो मांगने चाहिए थे। अभी जाओ और जादुई मछली से जाकर वस्त्र और आभूषण मांगो। मछुआरे को बार बार जाकर मछली से चीजें मांगना ठीक नहीं लगा। वह बोला, अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांगकर लाया हूं। हमारी खाने की जरूरतें तो पूरी हो गई। कपड़े और आभूषण फिर कभी मांग लूंगा। ये सुनना था कि पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया।
मछुआरा मन मानकर फिर नदी की ओर चल पड़ा। वहां उसने फिर से मछली को पुकारा, मछली रानी, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा हिचकते हुए बोले, क्या बताऊं मछली रानी, पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग रही है। क्या तुम उसकी इस मांग को पूरा कर सकती हो? उसकी इच्छा पूरी होगी। जाओ घर लौट लाओ। इतना कहकर मछली पानी में चली गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी नए कपड़े और आभूषण पहनकर बैठी हुई है। मछुआरे को देखते ही वह खुशी से झूम उठी। अपने नए कपड़े और आभूषण दिखाते हुए वह बोली, सुनो जी, मैं इन कपड़ों और आभूषणों में किसी रानी से कम नहीं लग रही हूं। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना कहाँ शोभा देता है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह जादुई मछली से एक महल मांग लेना। मछुआरा क्या कहता। कलह के डर से वह चुप रहा। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर से मछली को बुलाया, मछली रानी, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आई तो मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत किया है। वर्षों से झोपड़ी में रहते रहते उसने बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम उसके रहने के लिए एक महल बना सकती हो? उसकी ये इच्छा भी पूरी होगी, कहकर मछली पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर आलीशान महल खड़ा हुआ है। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सज संवर कर बैठी हुई है। वह बहुत खुश थी। जब मछुआरा उसके पास गया तो बोली, महल तो रानी जैसा मिल गया है, लेकिन बिना सेवक सेविकाओं और सुख सुविधा के सारे सामान के रानी होने का क्या लाभ। कल तुम मछली से सेवक सेविकाएं और सुख सुविधा का सारा सामान मांग लेना। मछुआरा ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। अगले दिन मछुआरे ने जादुई मछली से नौकर चाकर और सुख सुविधा के सारे सामान मांग लिए। घर लौटने पर उसे अपनी पत्नी सोने के पलंग पर आराम करती हुई दिखी। सेवक सेविकाएं उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। कुछ दिन उसने बड़े मजे से काटे, लेकिन फिर उसके मन में नई इच्छा ने जन्म ले लिया। एक दिन वह मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल रानी तो बन गई, लेकिन अब मैं इस पूरी पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी की रोज रोज की इच्छाओं से तंग आ चुका था और इस बार तो अति हो चुकी थी। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगी। इस पर भी जब मछुआरा तैयार नहीं हुआ तो उसने उसे महल से निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर से नदी पर गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली तैरकर पानी के ऊपर आ गई और बोली, क्या बात है? अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया करता था। आज अपनी इच्छा लेकर आया हूं। कहो, क्या चाहते हो? मछली बोली, मैं चाहता हूं कि तुमने अब तक हमें जो भी दिया है वह सब वापस ले लो। एक बात मुझे समझ आ गई है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जितना देती रहोगी मेरी पत्नी उतना मांगती रहेगी। वह कभी संतुष्ट नहीं होगी और बिना संतुष्ट हुए वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। मछली बोली, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो, और वह पानी में चली गई। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसके स्थान पर उसकी झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उसे फटे पुराने कपड़ों में अपनी पत्नी दिखी।
मछुआरे को देख वह रोना पीटना मचाने लगी कि महल, धन दौलत, सेवा सेविकाएं, आभूषण कुछ भी न रहा। मछुआरे ने उससे कहा कि अपनी आंखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हटाओ तो तुम्हें इस गरीबी में भी सुख नजर आएगा। जितना लालच करोगी उतना और लालच बढ़ेगा। इसलिए जीवन में जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। मैं अपनी मेहनत से जो भी रुखी सूखी लाऊं उसमें खुश रहने को तैयार हो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं जाल लेकर जा रहा हूं। पत्नी अकेले कैसे रहती? उसे एहसास हुआ कि वह लालच में अंधी हो गई थी। उसने अपने पति को बहुत दुख दिए हैं। वह मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। उसके बाद वह जीवन में जो मिला उसमें अपने पति के साथ संतुष्ट रही। आलसी गधे की कहानी। किसी गांव में एक गरीब व्यापारी अपने गधे के साथ रहा करता था। व्यापारी का घर बाजार से कुछ दूरी पर ही था। वह रोज गधे की पीठ पर सामान की बोरियां रखकर बाजार जाया करता था। व्यापारी बहुत अच्छा और दयालु इंसान था और अपने गधे का अच्छी तरह ध्यान रखता था। गधा भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था, लेकिन गधे की एक समस्या थी कि वह बहुत आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे सिर्फ खाना और आराम करना पसंद था। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की बहुत मांग है। उस दिन उसने सोचा कि अब वो बाजार में नमक बेचा करेंगे। जैसे ही हाट लगने का दिन आया, व्यापारी ने नमक की 4 बोरियां गधे की पीठ पर लादी और उसे बाजार चलने के लिए तैयार किया। व्यापारी गधे के आलसीपन के बारे में जानता था, इसलिए गधे के न चलने पर उसने गधे को 1-2 बार धक्का दिया और गधा चल पड़ा। नमक की बोरियां थोड़ी भारी थीं, जिस वजह से गधे के पैर कांप रहे थे और उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। किसी तरह गधे को धक्का देते हुए व्यापारी उसे आधे रास्ते तक ले आया। व्यापारी के घर और बाजार के बीच एक नदी पड़ती थी, जिसे पुल की मदद से पार करना पड़ता था। गधा जैसे ही नदी पार करने के लिए पुल पर चढ़ा और कुछ दूर चला, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। गधे को नदी में गिरा देख व्यापारी घबरा गया और हड़बड़ाते हुए तैरकर उसे नदी से निकालने जा पहुंचा। व्यापारी ने किसी तरह अपने गधे को नदी से बाहर निकाल लिया। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी पीठ पर लदी बोरियां हल्की हो गई हैं। सारा नमक पानी में घुल गया था और व्यापारी को आधे रास्ते से ही वापस घर लौटना पड़ा। इस वजह से व्यापारी का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन इस घटना से आलसी गधे को बाजार तक न जाने की एक तरकीब सूझ गई थी। अगले दिन बाजार जाते समय जब पुल आया तो गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और उसकी पीठ पर टंगी बोरियों में रखा सारा नमक पानी में घुल गया। व्यापारी को फिर से आधे रास्ते से ही घर लौटना पड़ा। गधे ने हर दिन ऐसा करना शुरू कर दिया। इसके कारण गरीब व्यापारी को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी को गधे की यह युक्ति समझ आ गई थी। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि क्यों न गधे की पीठ पर ऐसा सामान रखा जाए जिसका वजन पानी में गिरने से दोगुना हो जाए। यह सोचकर व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरियां बांध दी और उसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही पुल आया, गधा रोज की तरह नदी में गिर गया, लेकिन आज उसकी पीठ पर लदा वजन कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। गधा इस बात को समझ नहीं पाया। ऐसा अगले 2 से 3 तक होता रहा। व्यापारी गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरी बांध देता और पानी में गिरते ही उसका वजन दोगुना हो जाता। आखिरकार गधे ने हार मान ली। गधे को अब सबक मिल चुका था। चौथे दिन जब व्यापारी और गधा बाजार के लिए निकले तो गधे ने चुपचाप पुल पार कर लिया। उस दिन के बाद से गधे ने कभी भी काम करने में आलस नहीं दिखाया और व्यापारी के सारे नुकसान की धीरे धीरे भरपाई हो गई। बदसूरत बत्तख की कहानी। गर्मियों के दिन थे।
शाम के समय एक बत्तख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढी थी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे बहुत अलग था, जिसे देखकर वह परेशान रहने लगी। उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने तक का इंतजार किया। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बत्तख ने कहा कि यह 5वें अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी वह बाहर आने में इतना ज्यादा समय ले रहे हैं। एक सुबह वह 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का यह बच्चे अपने बाकी के 4 भाई बहनों से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यह देखकर बत्तख माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद वह बदसूरत बत्तख भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बत्तख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वह बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वो सारे बहुत खुश हो जाएं। वह किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। यही सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बदसूरत बत्तख के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। वहां से वह एक बत्तख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बत्तख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता है। उदास होकर वह बदसूरत बत्तख का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वह किसान उस बदसूरत बत्तख को अपने घर ले गया। वहां पर उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी, तो वह वहां से भी भाग गया और फिर से एक जंगल में रहने लगा। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वह बदसूरत बत्तख भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहां पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा, जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बत्तख है, इसलिए उसे वह राजहंसी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। तभी उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा अब वह बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी वह अपने बाकी के बत्तख भाई बहनों से काफी अलग था। जल्द ही उस बदसूरत बत्तख से राजहंस बने उस हंस ने हंसनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। चतुर मुर्गे की कहानी। एक घने जंगल में एक पेड़ पर मुर्गा रहा करता था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उठने के बाद वह जंगल में दाना पानी चुगने के लिए चला जाता था और शाम होने से पहले वापस लौट आता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह रोज मुर्गे को देखती और सोचती, कितना बड़ा और बढ़िया मुर्गा है। अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। लेकिन मुर्गा कभी भी उस लोमड़ी के हाथ नहीं आता था। एक दिन मुर्गे को पकड़ने के लिए लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली। वह उस पेड़ के पास गई जहां मुर्गा रहता था और कहने लगी, अरे ओ मुर्गे भाई, क्या तुम्हें खुशखबरी मिली? जंगल के राजा और हमारे बड़ों ने मिलकर सारे लड़ाई झगड़े खत्म करने का फैसला किया है।
आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बात पर आओ, नीचे आओ। हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें। लोमड़ी की यह बात सुनकर मुर्गे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अरे वाह लोमड़ी बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पीछे देखो, शायद इसलिए हमसे मिलने हमारे कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, दोस्त? कौन दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे वो शिकारी कुत्ते, वो भी अब हमारे दोस्त हैं। न कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी ने न आव देखा न ताव और उनके आने की उल्टी दिशा में दौड़ पड़ी। मुर्गे ने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं ना? हाँ हाँ, दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अभी तक यह खबर नहीं मिली है। यह कहते हुए लोमड़ी वहां से भाग निकली और मुर्गे की सूझबूझ की वजह से उसकी जान बच गई। मूर्ख बकरी की कहानी। एक जंगल में दो बकरियां रहती थीं। वो दोनों जंगल के अलग हिस्सों में घास खाती थीं। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी, जिसके बीच में एक बहुत ही कम चौड़ा पुल था। इस पुल से एक समय में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था। इन दोनों बकरियों के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन घास चरते चरते दोनों बकरियां नदी तक आ पहुंची। ये दोनों नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना चाहती थीं। अब एक ही समय पर दोनों बकरियां नदी के पुल पर थीं। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण इस पुल से केवल एक ही बकरी एक बार में गुजर सकती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस पर एक बकरी ने कहा, सुनो, मुझे पहले जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना। वहीं दूसरी बकरी ने जवाब दिया, नहीं, पहले मुझे पुल पार करने दो, उसके बाद तुम पुल पार कर लेना। यह बोलते बोलते दोनों बकरियां पुल के बीच तक जा पहुंची। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थीं। अब बकरियों के बीच तू मैं शुरू हो गई। पहली बकरी ने कहा, पहले पुल पर मैं आई थी, इसलिए पहले मैं पुल को पार करूंगी। तब दूसरी बकरी ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, पहले मैं पुल पर आई थी, इसलिए पहले मैं पुल पार करूंगी। यह झगड़ा बढ़ता चलता जा रहा था। इन दोनों बकरियों को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह कितने कम चौड़े पुल पर खड़ी हैं। दोनों बकरियां लड़ते लड़ते अचानक से नदी में गिर गईं। नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी तेज था, जिस कारण दोनों बकरियां उस नदी में बहकर मर गईं। Yeah.